नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारतवर्ष के भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने विदेश मंत्रालय भी देखा और वित्त मंत्रालय भी देखा और आजकल फिर से सक्रिय राजनीति में आ गए हैं। जसवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बताओ, आप सैकड़ा मारने में खाली 15 साल बचे हैं आपके तो आप सैकड़ा मार के रिटायर होंगे क्या? क्या शौक चढ़ा आपको? नहीं, मैंने एक अपनी जीवनी लिखी थी जी 3 साल पहले। तो उस जीवनी में मैंने ये कहा है कि जब तक शरीर साथ देगा तब तक हम एक्टिव रहेंगे। जब शरीर साथ नहीं देगा तो छोड़ देंगे। वही कहते हैं, you can talk and walk, you must be active। जब तक चल सकते हैं, बोल सकते हैं, भाषण देते और हैं, सोच सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, सोच सकते हैं, चीजें याद रख सकते हैं, तब तक चलेंगे। तो ये जो आपको राजनीति में जहाँ इतने ऊंचे पदों पर पहुंच गए आप, वित्त मंत्री भी रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी रहे, सबसे ऐसे मंत्री होंगे जिन्होंने शायद 6 के प्रेजेंट किया आपसे। बहुत कम ऐसे जिन्होंने 6 बजट प्रेजेंट किए हों। उसके बाद ये जो नया शौक चढ़ा है आपको राजनीति में, आपको लगता है इस उम्र में, 85 साल की उम्र में आपकी फर्क डाल पाएंगे? आप ये ठेका क्या ले लिया कि हम समाज सुधारक बन जाएंगे? नहीं, ऐसा है प्रभु जी कि ये आदमी सोच के नहीं करता है, परिस्थितियां करवाती हैं। तो मैंने आज से 3 साल पहले ये सोचा था कि हम अब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन देश के जो मुद्दे हैं उस पर अपनी टिप्पणी करते रहेंगे अगर आवश्यकता हुई तो। और उसी के लिए कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर एक हमने नई संस्था बनाई थी, राष्ट्रमंच। लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह बदली कि मुझे लगा कि नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स में दोबारा लौटना चाहिए और फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि देश के सामने जो आज के दिन मुद्दे खड़े हो गए हैं उसकी हमने 3 साल पहले भी शायद कल्पना ठीक से नहीं की थी, और उन मुद्दों के खिलाफ लड़ना जरूरी है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रमंच नाम रखा आपने और ज्वाइन कर लिया, छुट्टी थी पार्टी टीएमसी रीजनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही है, राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीयवाद और राष्ट्रवाद दोनों में कहाँ फिट बैठेंगे? नहीं, आप याद कीजिए वो वक्त जब मैंने घोषणा की कि मैं टीएमसी ज्वाइन करूंगा, किया। उस समय बंगाल में क्या हो रहा था? बंगाल में एक चुनाव हो रहा था। चुनाव तो विधानसभा का था, बहुत सारे 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे थे, लेकिन किसी प्रदेश में इतना हाइप एक असेंबली इलेक्शन को लेकर नहीं हुआ जितना बंगाल के इलेक्शन को लेकर हुआ। और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने और देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने सारी ताकत झोंक दी बंगाल में टीएमसी को हराने के लिए। और उस ताकत में यह भी था कि येन केन प्रकार जो भी उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया हो, टीएमसी के लोगों को तोड़ तोड़ कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे थे। तो मैंने ये तय किया कि मैं टीएमसी ज्वाइन करूंगा, ये जो भगदड़ हो रही है टीएमसी में इसको रोकूंगा। हमारे टीएमसी ज्वाइन करने के बाद प्रभु जी, वो जो भगदड़ थी टीएमसी में वो रुक गई और एक मैसेज गया कि नहीं, लोग टीएमसी में जा भी सकते हैं, जा भी रहे हैं। वेस्ट बंगाल से बाहर से आके लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक मैसेज आपका गया जाने से, पर ये लगा कि उनको कि यशवंत सिन्हा मोदी बाण के राम बाण का काम करेंगे मोदी के आगे। नहीं, मोदी के आगे राम बाण तो ममता बनर्जी थी। हाँ, लेकिन मुझसे जितना योगदान हो सका वो मैंने किया बंगाल के चुनाव में। कभी आपने कश्मीर के बारे में किया, लोगों को इकट्ठा किया, लेके गए, मिले, पर उसका नतीजा कोई मिला नहीं। मेरे समझ में नहीं अभी तक आया ना, मेरे को पता क्या किया आपने। देखिए, कश्मीर में मैं एक 5 सदस्यीय ग्रुप का सदस्य बना और हम लोग कश्मीर जाना शुरू किया हम लोगों ने 2016 में। जी, आप आज यहाँ बैठकर कल्पना कीजिए कि 2016 में, या सोचिए कि 2016 में क्या स्थिति थी कश्मीर की। इतना वहाँ इतनी हिंसा हो रही थी। तो खैर, आपने कश्मीर का जिक्र किया, हम अभी 5 जुलाई को फिर कश्मीर जा रहे हैं उसी ग्रुप के साथ। कि जमीनी हकीकत क्या है इसका अलग से इंडिपेंडेंटली हम लोग पता चला है, क्योंकि जो मीडिया का हाल है आज के दिन, सच्चाई सामने आती नहीं है। और खास करके बहुत ब्लेम करते हैं नहीं, खास करके कश्मीर की जो सच्चाई है वो सामने नहीं आती है। तो हम लोगों ने, आपने कहा क्या मिला, हम लोगों ने बार बार कश्मीर जाकर कश्मीर की जो सच्चाई थी, जमीनी हकीकत थी,
उसको अपने रिपोर्ट में देश के सामने पेश करने का काम किया। वो हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। पर अभी कश्मीर के बारे में मोदी ने पहली बार मीटिंग बुलाई इतने साल के बाद, जिन लोगों को जेल में बंद किया उनको दोबारा बातचीत करने के लिए बुलाया। तो आपको लगता है उसके अंदर, क्योंकि आप किस तरह रिप्रेजेंटेटिव, बाकी पार्टियां जिन जो हैं, कांग्रेस भी उसके रिप्रेजेंटेटिव लोकल लीडर के नाते, तो आपको क्या लगता है कश्मीर जो आपने को शुरू किया था, उन दोनों में कनेक्शन बैठता है कि नहीं बैठता? नहीं, कश्मीर की तरफ जा रहा है आपको लगता है? मुझे लगता है कि कश्मीर अभी भी सही दिशा में नहीं जा रहा है। केवल एक मीटिंग जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, लोग शायद बैठे और कॉफी और चाय पिया। बातचीत जो कुट्टी हो गई थी वो तो बन गई ना दोबारा से। हाँ, तो कुट्टी बनने से ही नहीं काम चलता है, समझौता होना चाहिए ना। समझौता किन शर्तों पर होगा उसके बारे में चर्चा नहीं हुई, केवल डिलिमिटेशन। आपको समझौता हो, क्योंकि आप रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आप रहे हैं सीसीपी में, आप रहे हैं डिफेंस कमेटी में, आपने कई बार चर्चा की होगी कश्मीर के बारे में अपनी कमेटी के अंदर। आपको लगता है 1998 से जब से सरकार से जुड़े हुए थे, 2000 कई तक आप जब तक सरकार रही उसके बाद रहे, कोई वहां समझौते की कोई संभावना है भी किसी तरह? मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं कश्मीर गया पहली बार 2016 में, और उसके बाद भी अगर देश का एक प्रधानमंत्री जिसको आज भी कश्मीरी इज्जत की दृष्टि से देखते हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मानवीय दृष्टिकोण लाया कश्मीर के साथ, कश्मीरियत का बात की और कश्मीरियत की बात की। उमर अब्दुल्ला यहाँ मिनिस्टर बने, फारूक अब्दुल्ला वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन लोगों के साथ बहुत मधुर संबंध था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और लोगों के साथ, और एक उस समय पहल हुई थी। और मैं समझता हूं कि अगर उसी स्पिरिट में दोबारा पहल की जाए, वही जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात की जाए, तो फिर कश्मीर में एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन हम क्या करने में इंटरेस्टेड हैं आज के दिन? शायद नहीं। वो तो 370 बीजेपी, आप भी उस पार्टी में थे, मैनिफेस्टो में आपने भी शामिल किया था, 370 हटाएंगे, उसमें आप भी शामिल थे उस समय, तो 370 तो हट गई। अब आपको लगता है 370 वापस आए बिना वहां कोई संभावना है संभावना सॉल्व करने की? नहीं, मैं उसकी संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं करता हूं। आज भी आपके सामने मैं बहुत बेबाकी के साथ इस बात को कह रहा हूं। अब वो धारा 370 के रूप में आए या 371 के रूप में आए या 371 में अमेंडमेंट करके लाया जाए, क्या हो वो आगे की बात है। मैं आपसे, आपने स्पष्ट बात की, मैं भी स्पष्ट पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आपको लगता है कि कश्मीर जो है स्टेट दोबारा से बनेगा, जो भी बनेगा, यूनियन टेरिटरी, इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा, 370 के अंदर जो उनको थी कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, वो तो दोबारा आने की संभावना नहीं है। उसके बिना तो फैसला ये भी लोग नहीं करेंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। आप तो ओरिजिनल रिस्टोर कर देंगे आप? मैं इनकार किसी चीज से नहीं कर रहा हूं आज के दिन, क्योंकि इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर 370 के बारे में मोदी जी 370 वापस दे देंगे उनको? मोदी जी शाश्वत हैं। 224 तक तो 2024 तो है। 2024 के बाद सरकार बदलने की भी संभावना है ना। तो उसके बाद संभावना, जो आप कह रहे हो संभावना उसके बाद की है। संभावनाएं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि संविधान बना 1950 में, और ये 2019 में हटाया गया, ठीक है ना, इतने वर्ष तक रहा। तो हम आप बात कर रहे हैं वो अगले 6 महीने और 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं, 2024 के बाद की भी बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब फैसला जो कश्मीर के अंदर जो आज होगा इनका, जो आपने कहा शुरुआत हुई है, 370 को रेस्टोर किए बिना वहां पर कुछ दिन चलेगी, शांति आएगी कि नहीं? ये मैं कश्मीर से लौटने के बाद आपको बताऊंगा कि वहां के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि इस सरकार में जो भी कदम उठाए गए हैं कश्मीर को लेकर, उससे कश्मीर का जो आवाम है वो और कटार से अलग, एलियनेट हुआ है, स्ट्रीम में आने की बजाय मेन स्ट्रीम से अलग हो गया, दूर हुआ है। और वहां पर जाकर आप तब महसूस करेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। दिल्ली में बैठ के करना मुश्किल है। चलो, ये तो कश्मीर की बात है। राष्ट्रीय मंच जो बनाया आपने, मैंने देखा जिस तरह के लोग आपने बुलाया कि लोग आपके कुछ पुराने मित्र होंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, ये पॉलिटिकल फोरम नहीं है, ये तो मानते हैं ना? राष्ट्रीय मंच एक पॉलिटिकल फोरम नहीं है। नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं आपको। हाँ। एक तो यह है कि राष्ट्र मंच हमने 3 साल पहले बनाया। हाँ। जब मैं भी किसी दल में नहीं था। हाँ। मैं बीजेपी छोड़ चुका, लेकिन किसी दल में नहीं था। तो लाइक माइंडेड कुछ लोग मिले जो कि दलों में भी थे, और कुछ जिनको आप कहते हैं समाज के थॉट लीडर्स हैं। ऐसे लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों को एक मंच बनाना चाहिए। और फिर हम लोगों ने कहा कि इसको राष्ट्र मंच का नाम देते हैं, और राष्ट्र मंच हम लोगों ने बनाया। इट इज ए नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। अब ये जो अंतर है ये पल्ले नहीं पड़ता है लोगों के।
नहीं इट इज नॉट, नो, आप समझ गए, मैं ये कह रहा हूं कि इट्स अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, नहीं, नो, इट इज अगेंस्ट और अबाउट इश्यूज फेसिंग द नेशन। हम लोगों ने कहा है कि ये मुद्दे कब से आए, 3 साल पहले इश्यूज की बात करते हैं, जो इश्यूज की बात करते हैं कि ये मुद्दे 3 साल पहले हम लोगों ने 5-6 मुद्दे आइडेंटिफाई किए। जब हम लोगों ने दोबारा इस पर विचार किया तो देखा कि हर मुद्दे पर ह्रास हुआ है, गिरावट में और हम गए हैं, ऊपर नहीं, उसमें सुधार नहीं हुआ है। तो इसलिए राष्ट्रमंच का रेलिवेंस आज के दिन भी है। मैं आज टीएमसी का सदस्य हूं, लेकिन इसमें कई दलों के लोग हैं, इसमें नॉन पार्टी के लोग भी हैं, और अगर हम देश में मुद्दों की बात करते हैं राष्ट्रमंच में, तो उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। उस दिन शरद पवार के घर पर भी हम लोगों ने मुद्दों की बात की। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि उस मीटिंग में मैंने कहा कि मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है, इस पर राष्ट्रमंच काम कर रहा है। ये नहीं कि हम सरकार के खिलाफ आंख बंद करके सरकार के खिलाफ हैं और पर्सनली मोदी के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। तो उसका क्लैरिफिकेशन आने की शरद पवार जी ने नॉन कांग्रेस को छोड़ करके बुला लिया, पहले इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की गई, इसमें प्रशांत किशोर का क्या रोल रहा मेरे को समझ नहीं आता कि प्रशांत किशोर की एडवाइस पे आपने मीटिंग बुलाई थी, ये क्या? नहीं, हमारी प्रशांत किशोर से कई महीनों से कोई बात नहीं हुई। हाँ, क्योंकि इंप्रेशन ये दिया गया कि जैसे प्रशांत तो मैं, देखिए, आपने ब्लू है एकदम। सुनिए, मैं मीडिया में जो हाइप होता है उसकी जिम्मेदारी मैं तो नहीं लूंगा ना। मैं कैसे लूंगा? ये आपका अपना इनिशिएटिव था? मेरा अपना इनिशिएटिव था। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी पर्सनैलिटी ड्रिवन है। नहीं, वो गलत है। जिस पार्टी में आज गलत है तो उसमें भी आपकी पर्सनैलिटी है। नहीं, हम उस गलत काम में क्यों साथ देंगे किसी का? अगर गलत ये है कि पर्सनैलिटी ड्रिवन हो गई, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं ना है, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे इससे डिनाई नहीं कर सकते ना कि ममता आपके यहाँ है, अखिलेश यूपी में है, मोदी जी राष्ट्र लेवल पर हैं, शरद पवार महाराष्ट्र में हैं, ठाकरे साहब महाराष्ट्र में हैं, स्टालिन तमिलनाडु में हैं। तो कौन सी जगह की बात करें, कौन सा सपना देख रहे हैं आप कि मुद्दे तो हैं, पर ये लोग भी तो मुद्दों के ऊपर ये जीते हैं। ये लोग हैं अपने अपने पार्टियों के अध्यक्ष या जो भी आप कह लीजिए। इन्होंने मोदी की पार्टी को हराया ना, इन्होंने मोदी की पार्टी को हराया, लेकिन क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में व्यक्ति मुद्दा नहीं होना चाहिए। हम उन चीजों के खिलाफ हैं जो पिछले सरकार कर रही है, जो पिछले 7 सालों में इस देश में हुआ है। वो किसकी लीडरशिप में हुआ है? जिसके लीडरशिप में हुआ हो, उस नाम से हमको कोई मतलब नहीं है। नहीं, इस सरकार के अंदर हुआ है। आप बीजेपी सरकार कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? अरे बीजेपी सरकार आजकल से, अगर मोदी के नाम से आपको भी डर लगता है। बीजेपी सरकार आजकल कोई कह रहा है मीडिया में? तो मैं ये तो पूछ रहा हूं आपसे। सब लोग तो मोदी सरकार कह रहे हैं। हाँ, फिर आप कह रहे हैं मोदी को पर्सनलाइज कर दिया मीडिया ने। मैंने नहीं किया और मैं करूंगा भी नहीं। मैं जब हमारे सामने प्रधानमंत्री रोज भाषण करते हैं, रोज बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, उन्हीं की भाषा मीडिया का ये फर्ज नहीं बनता है कि मुद्दे उठाए? भाई मुद्दे वही उठाते हैं ना। कोविड के ऊपर उन्होंने कहा, डिवैल्यूएशन जो मोनेटाइजेशन किया उन्होंने किया। अच्छा, मोनेटाइजेशन के ऊपर क्या हुआ? मीडिया ने कभी कोई चर्चा की आज के दिन की डिमोनेटाइजेशन का क्या असर पड़ा? की थी, कितनी करनी थी? अरे कितनी करनी थी? उसके बाद से 4 साल में 8% ग्रोथ रेट था, वो 4% हो गया कोविड के पहले। इस पर चर्चा हुई? नहीं होती है। कोविड में तो सारे वर्ल्ड में, कोविड के पहले की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, 2000 आप समझे 2016 से शुरू हुआ। तो डिमोनेटाइजेशन के चलते गिरावट आई अर्थव्यवस्था में। कोविड के पहले ऑलरेडी आधा हो गया ग्रोथ रेट। सुप्रिया सूले, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, ओमर अब्दुल्ला, मैं ऐसे छोटे छोटे नाम गिना रहा हूं जो आप जैसे उन लोगों के साथ बातचीत होती नहीं है, उन लोगों उस लेवल पर। वही फ्यूचर है इस देश के। तो ये कनेक्टिविटी जो है, यंग जनरेशन जो टेक ओवर करने वाली, राहुल गांधी, इनके साथ वो आपस में नहीं बैठते और आपका इनके साथ कोई लेन देन नहीं है। तो जो आप राष्ट्रमंच के माध्यम से कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? तो आज के बाद से मैं घर में बैठ जाता हूँ आपकी एडवाइस को मानकर। किससे मैं संपर्क में हूँ, किससे संपर्क में नहीं हूँ, आज ये खुलासा करने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो करूंगा। आप जो कह रहे हैं कलेक्टिव लीडरशिप की कई बात किया आपने, जब आप चुनाव के अंदर जाएंगे तो लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे कि मोदी जी की सरकार के दौरान जो कुछ भी हुआ जिसको आप उठाएंगे मुद्दों के रूप में, तो आपके कहोगे हमारे बाद इसके बाद कौन होगा? ममता होगी, शरद पवार होंगे, कौन होगा? उसी से तो बचना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस वाज अर्लियर ए कांग्रेस ट्रैप, टुडे इट इज अ बीजेपी ट्रैप।
अब उसमें मैं आपसे आज के दिन प्रिडिक्ट कर रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2024 का चुनाव एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर लड़ा जाएगा। महत्वपूर्ण मुद्दे पर लड़ा जाएगा, यानी कि आप कहेंगे कि वहां तो उनकी तरफ से तो आपको पता कहेंगे मोदी जी को वापस दो वोट, यही होगा ना मुद्दा उनका। तो हाँ, और तो दूसरा मुद्दा है आपको तो उसके उनके अलावा उसके बाद क्या कहेंगे? हाँ। नहीं कहेंगे मोदी का मतलब क्लीन आदमी है, क्लीन प्राइम मिनिस्टर है, स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, पार्टी अच्छी है, सबसे बड़ी पार्टी है। आप क्या कहेंगे? बहुत पैसा है। नहीं पैसा है या नहीं है? हम तो पैसे को खर्च करने को तैयार है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमने बनाया, उसमें 80% हमारा होता है, बाकी 20 में सारे नहीं, वो तो सब ठीक है, उसके बाद भी लोग वोट दे देते हैं, तो दूसरी बात है। आज जो क्या बातचीत हो रही है फाइनेंस के बारे में, कोविड के बाद इतना देश का सारे ग्लोबल डाउनफॉल हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है। आपको लगता है कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो इसमें क्या कमियां ढूंढ वाले? नहीं, मैं फाइनेंस 20 लाख करोड़ उन्होंने पिछली बार दिया, उन्होंने 20 लाख करोड़ दिया, एक बार 20 लाख करोड़ दोबारा अभी दिया। नहीं, एक बार 20 लाख करोड़ दिया, एक बार 20 लाख करोड़ दिया, और उसके बाद 6 लाख करोड़ दिया, 46 लाख करोड़। 46 लाख करोड़ का मतलब हुआ 23% जीडीपी का। हाँ। आज के कैलकुलेशन 23%, 46 लाख करोड़ की मामूली रकम है। कोई फर्क पड़ा आपको? उन्होंने जो पैकेज की घोषणा की, आप जानते होंगे ना, हमें नहीं, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि कहीं ना कहीं बेसिस होगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि इवेंट मैनेजमेंट था, नथिंग मोर देन इवेंट मैनेजमेंट। 46 लाख करोड़ के पैकेज को आप डिफाइन एक शब्द में कैसे करेंगे? क्या है ये? बोगस। इट वॉज अ बोगस पैकेज। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो आप क्या करते? अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हम फाइनेंस मिनिस्टर थे और हमने क्या किया? ये जो नेशनल हाईवे प्रोग्राम बना, हाँ। वो हमारी टाइम में बना था ना। जो जो रूरल रोड्स प्रोग्राम बना वो हमारी टाइम में बना था ना। टेलीकॉम में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ हम ही लोगों के टाइम में हुआ। हाउसिंग में एक बड़ा भारी रेवोल्यूशन हुआ, वो हम ही लोगों के टाइम में हुआ। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि लोगों को रोजगार मिला, और जब उनके जेब में पैसे गए तो उन्होंने मार्केट में आके खर्च करना शुरू किया उसको। तो एक तरफ आपने इकोनॉमी में जो बड़ी भारी कमी थी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको पूरा किया। वो कहते 31 किलोमीटर रिकॉर्ड बन रहा, सड़क बन रहा है, गडकरी जी कह रहे हैं। अरे भाई, नई चीज क्या कर रहे हैं? पैसा जा रहा है ना 31 किलोमीटर के लिए। पहले भी सड़क बन रही थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ? कौन सा नया प्रोग्राम इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस सरकार? पैसे का जो 6000 दे रहे हैं किसान के पॉकेट में जा रहा है, राशन फ्री दिया, 800 कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, कितने 70,000। दीज आर डोल्स, दीज आर नॉट इकोनॉमिक मेजर्स। वो आर्थिक उस तरह के कदम नहीं है जो विकास को गति देंगे। नहीं, कैश आपको लगता है कैश देना चाहिए लोगों के हाथ में? मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ, महात्मा गांधी कह के गए हमारे यहाँ कि सदाव्रत नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कमाने का मौका दो, फिर उनकी जेब भरो, फिर वो खर्च करेंगे, फिर उससे डिमांड बढ़ेगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था में प्रभु जी सब पिछले 3-4 सालों में सबसे बड़ी कमी क्या रही है? डिमांड नहीं ग्रो कर रहा है। डिमांड नहीं ग्रो कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं ग्रो कर रहा है। एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड टूट गया, इतने बढ़ गया एक्सपोर्ट, कितने सारे वो फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड। हाँ, तो उससे डिमांड बढ़ा क्या? $800 बिलियन। ठीक है, तो हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं और आप दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं पैसा तो ऑरेंजेस की आ तो रहा ना, कहीं ना कहीं $800 बिलियन अगर आपके पास आ गया, एक्सपोर्ट आपके 17% लोगों के पॉकेट में गया कि नहीं गया? वो तो रिजर्व बैंक के पॉकेट में है। फॉरेन एक्सचेंज की बात आप कर रहे हैं। कंट्री तो अमीर हो रहा है, चाहे लोग गरीब हो रहे होंगे, कंट्री तो अमीर हो रहा है ना। हाँ, कंट्री अमीर हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन लोगों की जेब में पैसे नहीं है। और लोगों की जेब में जो पैसे हैं वो 100 रुपये पेट्रोल हो गया, 90-95 रुपये डीजल हो गया, खाने के तेल की कीमतें बढ़ गई। आप भी थे तब भी, आप भी टैक्स लगाते थे, आपके यहाँ भी 40% आपको बताया 40% टैक्स आपका पेट्रोल के ऊपर लगता था, वो भी आप लगाते हैं। जो इन्होंने जीएसटी में कन्वर्ट नहीं किया, इन्होंने टैक्स से कहीं ज्यादा कमाया। अपने टाइम में जो ये कमाते थे उससे कहीं ज्यादा अब कमा रहे हैं। और सरकार के बजट को आज कोई सस्टेन कर रहा है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वही सस्टेन कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी पे अगर आते थे तो पहले जब आप थे, अटल जी की बहुत रेस्पेक्ट थी, सब जगह जाते थे, मैं जो हर बार गया। अभी इनकी भी बहुत रेस्पेक्ट होती थी, अभी तो जा नहीं रहे 1.5 साल से। चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ संबंध, दोनों के संबंध बिगड़े हैं। इसका कारण ये भी सोचते कि हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। बाकी लोग, मनमोहन सिंह की सरकार झुक जाती थी, इसलिए कोई झगड़ा नहीं होता।
कि हमारी ताकत बढ़ रही है, इसकी वजह से चाइना हमारे को तंग कर रहा है, ये बात आप मानने के लिए तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। चाइना अपनी ताकत के अनुसार काम करता है और चाइना की जो कई बार एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जहां तक भूमि का सवाल है वो स्लाइस करती है, सलामी स्लाइसिंग करते हैं ना जैसे, धीरे धीरे तो धीरे धीरे करके क्रीप करके ये कर लेते हैं। लद्दाख में उन्होंने यही किया। अब उन्होंने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया और हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में आप जानते हैं क्या हुआ? बातचीत में ये हुआ कि हमने जो एडवांटेजेस पोजीशन कहीं ऑक्यूपाई किया था हाइट पे दिया एक तो चूसुल हाइट्स पर, हाँ। वो फर्स्ट राउंड में ही चाइना ने कहा कि छोड़ दो, और हम बिना किसी कॉम्प्रिहेंसिव समझौते के चूसुल हाइट से नीचे उतर गए। और चाइना डेप्सांग से नीचे नहीं, गोगरा स्प्रिंग से नीचे क्यों नहीं। कहें, क्यों फेलियर क्यों है, अगर आपके हिसाब से फेलियर है? क्योंकि चीन हमारी भूमि पर कब्जा करके आज के दिन बैठा हुआ है, और फॉरेन पॉलिसी और सारी पॉलिसी का अगर एक उद्देश्य होता है तो वो होता है कि अपनी भूमि का, अपनी टेरिटरी का प्रोटेक्शन करो। नहीं कहा हम लोगों ने, और देश की जनता से को गुमराह करके रखे हुए हैं। डोकलाम में वही हुआ, गलवान वैली में वही हो रहा है, और हम देश की जनता को खबर नहीं कर रहे हैं। पर चाइना हमारे ऊपर अटैक, क्योंकि हमारी सरकार तो स्ट्रांग सरकार है ना, कि चाइना से इनको कई बार यहाँ पर आया, देखा ना, चाइना ने देख लिया, इतनी सारी मीटिंग मीटिंग हुई, उसमें भांप लिया चाइना कि कितनी स्ट्रांग सरकार है, और उसके बाद वो समझ गई कि इसको हम पीछे ढकेलेंगे तो ये चुप खामोश रह जाएगा। मीटिंग से नुकसान हो गया, ज्यादा मीटिंग से नुकसान हुआ ही। आप जो चले थे कि हम चाइना के साथ जो इतना पुराना, हमारी पुरानी दुश्मनी है 1962 से, उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे, नोबेल पीस प्राइज हम लोगों को मिल जाएगा। तो कंट्री को जो मैं आप कंक्लूडिंग सेंटेंस 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे आपने कहा कंट्री को एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत है, आप कहें प्रेसिडियम पे आ गए, आप पहले नेता का नाम नहीं लेते, प्रेसिडियम बनेगी, उसमें आप राहुल गांधी को भी शामिल करेंगे ना? बिल्कुल शामिल होना चाहिए कांग्रेस को, बिल्कुल। मैं जोर दे के इस बात को कह रहा हूं कि ऑपोजिशन अलायंस में दमखम उस समय तक नहीं होगा जब तक कि कांग्रेस उसमें पार्टनर नहीं बनती है। कांग्रेस तो अभी भी है राष्ट्रमंच में, तो आपके नहीं, राहुल गांधी नहीं है ना राष्ट्रमंच पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ, जो भी उस प्रेसिडियम हाँ। को आप जैसे कहीं लगे, एक बार यूनाइटेड फ्रंट बना था, आपको याद है, आप एनडीए में थे तब, कई बार बना है, कई बार बना हो, थर्ड फ्रंट, फोर्थ, ये थर्ड फ्रंट होगा, फोर्थ फ्रंट होगा, क्या होगा? नहीं, सरकार के सामने एक फ्रंट होगा। तो उसमें किस किस पार्टी को आप सोच रहे हैं कि आ सकती हैं आप? हमको लगता है कि अभी जितनी रीजनल पार्टीज हैं, जो विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने बीजेपी को हराया है, प्लस कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी है, जिन्होंने हराया, जैसे जगन ने हराया, हाँ? जगन ने हराया, रेड्डी ने, हाँ। जैसे वहां पर केसीआर ने हराया, नवीन पटनायक ने हराया, ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस मान करके चलते हैं। अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, लेकिन कि आपके फेडरलिज्म, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु जी कि संघीय ढांचा में जो गिरावट आई है उसके वो भी शिकार बने हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है शिकार। इसमें आप कह रहे हैं कोई ना कोई तो लीड करेगा ना, आपकी नेता तो प्रेसिडेंट है आपकी पार्टी की, जिसके वाइस प्रेसिडेंट है, आपको लगता है कि ममता जी भी नेशनल लेवल की लीडर हैं, बंगाल का चुनाव जिस तरह उन्होंने जीता है तो उनकी राष्ट्रीय छवि बनी है, पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर हैं आज। अब फिर वो आप प्राइम मिनिस्टर पर चले जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ बनेगी, हाँ, पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर की कैपेबिलिटी है। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी राष्ट्रीय छवि बनी है और वो उभरी हैं एक ऐसे नेता के रूप में जो बीजेपी को हरा सकता है। बीजेपी को हरा सकता राष्ट्रीय लेवल पर, ऐसी नेता हैं, वही है। वही नहीं है, वो भी हैं। वो भी है, उनमें भी एक है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात।